3 डिफरेंट एनिमल स्पीसीज पे करना है। 3 डिफरेंट एनिमल स्पीसीज मतलब एग्जाम्पल के समझाओ तो एक आपने रैट पे स्टडी किया रहेगा तो दूसरा माइस पे स्टडी कर सकते हो और तीसरा मंकी पे स्टडी कर सकते हो, या फिर रैट माइस डॉग पे कर सकते हो, या फिर माइस डॉग गिनी पिग पे कर सकते हो। ओके, एनी ऑफ द 3 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, उस पर आप एनिमल टेस्टिंग करोगे। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज से यस बेटा, सो आई नो कि इट इज बी अंडरस्टूड। यस सर। थैंक यू बेटा। उसके बाद आप फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट इन ह्यूमन को FIH बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज 1 क्लिनिकल स्टडीज। तो फेज 1 क्लिनिकल स्टडीज करने से पहले आपको एनिमल स्टडीज से जो रिजल्ट मिला उसको एनालाइज करने के लिए हेल्प चाहिए। यानी एनिमल्स में आपने जब मेडिसिन दिया, आपका जो न्यू केमिकल एंटिटी दिया रहेगा, तो आपने 3 में से कोई ना वे ऑफ कैलकुलेशन किया रहेगा। पहला होता है वेट बाय वेट, यानी कितना केजी का या कितने ग्राम का एनिमल है और कितना ग्राम मेडिसिन आपने दिया, तो दैट इज वेट बाय वेट। ओके, दूसरा आप बोल सकते हो वेट बाय वॉल्यूम, W/V, या तीसरा आप बोलते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपका न्यू केमिकल एंटिटी लिक्विड फॉर्मेट में हो और आपने ब्लड प्लाज्मा लेवल या कॉन्सेंट्रेशन लेवल के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद आपने ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेट किया हो। तो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आपने यूज किया रहेगा, उसके बेसिस पे आपने एनिमल स्टडीज कंप्लीट किया रहेगा। तो उसके बेसिस पे आप उसका 100th डोज, यानी जो भी आपने x ग्राम लिया रहेगा अगर वेट बाय वेट का, उसका x/100 इज कॉल्ड माइक्रो डोज। ओके, वापिस रिपीट करता हूँ, उसका x/100 यानी माइक्रो डोज आप यूज करोगे फर्स्ट इन ह्यूमन सेफ्टी स्टडीज के लिए। ये इसीलिए कि आपको ये नहीं मालूम है, क्योंकि एनिमल स्टडी में अगर आपने चेक किया होगा तो आपको कुछ चीज़ें मिला होगा। पहले एनिमल स्टडीज में आपने टेस्ट करके पता किया होगा LD50, लीथल डोज 50। ओके, LD50 आपने एनिमल स्टडीज में निकाला रहेगा। उसके बेसिस पे आप डोज लोगे और उसका माइक्रो डोज क्रिएट करोगे, यानी डिवाइड बाय 100 से, यानी 100 माइक्रो डोज पॉइंट ऑफ व्यू में बनाओगे आप, और वो डोज आप सेफ्टी में यूज कर सकते हो फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडीज में। ये सब आप करने के बाद इसका एक प्रोटोकॉल बनाओगे। प्रोटोकॉल मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP, कि भाई क्लिनिक में पेशेंट को कौन से सब्जेक्ट्स पे आप यूज करना है। पहला सब्जेक्ट्स पे रहेगा, सब्जेक्ट मतलब हेल्दी वॉलंटियर्स पे, इसको हम लोग बोलते हैं फेज 1 स्टडीज। उसके बाद फेज 2 विच इज द वन विच इज सेफ्टी एज वेल एज एफिकेसी, जो जिसमें आपका पेशेंट पे भी स्टडी किया जाएगा। थर्ड वाले पे आपका पेशेंट्स पे डायरेक्टली स्टडी आउट होगा, जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टडी है, यानी कंप्लीटली प्रूफ करोगे इट इज इफेक्टिव। तो ये 3 फॉर्मेट में स्टडीज आप चेक करोगे। तो फेज 1 स्टडी के लिए फर्स्ट इन ह्यूमन होता है, उसके लिए आप परमिशंस लोगे। आप पहले बताओगे कि आप इंक्लूजन किसको करने वाले हो, किसको इंक्लूड करने वाले हो। ओके, और क्राइटेरिया क्या है, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया रहेगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहेगा, स्कीमेटिक्स रहेगा कि कैसे आप प्लान कर रहे हो, कौन सा कब मेडिकेशन दोगे, डोज कैसा रहेगा, टैबलेट किस फॉर्मुलेशन में रहेगा, वो सारा जो आप मेंशन करोगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल एज अ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, और उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए आपको पहले अपना एथिक्स कमेटी चूज करना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी IEC या IRB, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इनमें से कोई एक एथिक्स कमेटी से आप परमिशन लोगे। इज इट क्लियर टिल हियर बेटा? प्लीज से यस। यस सर। ओके, अच्छा, यहां से कंप्लीट होने के बाद आप IND सबमिट करोगे, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। IND सबमिट करने के बाद 30 डेज वेट करोगे। 30 डेज के अंदर या 30th डे तक आपको कोई भी लेटर या इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो आप वो ट्रायल कंटिन्यू कर सकते हो, फर्स्ट इन ह्यूमन कर सकते हो।
ओके, तो फर्स्ट इन ह्यूमन आप करोगे, फेज 1 स्टडी कहलाएगा। फेज 1 स्टडी में आप सेफ्टी वाला पार्ट देखोगे, फेज 2 में सेफ्टी एंड एफिकेसी वाला पार्ट देखोगे, फेज 3 में यू विल बी लुकिंग एट एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब स्टडी हो जाने के बाद आप उसका रिपोर्ट सबमिट करोगे, जिसको बोलते हो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। वो सबमिट करोगे, यानी वो सबमिट करोगे along with NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, FDA को। FDA उसमें गो थ्रू करेगा, आपके साथ मीटिंग रखेगा, स्पॉन्सर FDA मीटिंग्स रहेगा। उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ और उसको और कोई डेटा चाहिए रहेगा तो आपसे वो उस मीटिंग में कन्वे करेगा। उसके बाद उसका रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद आपको परमिशन मिलेगा MAA, मार्केटिंग ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. No, Okay, sir. Can you can you explain again after IEC and IRB के बाद अच्छा, क्या IEC एंड होता है? IRB। अच्छा, ठीक है, बता दो बेटा। बेटा IEC एंड IRB के बाद IEC IRB ने क्या किया, आपको बेटा प्रोटोकॉल अप्रूव किया। प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया ना बेटा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि क्या परमिशंस चाहिए, कैसा परमिशंस चाहिए, कैसे होगा, वो सारा अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, यानी कि आप कंडक्ट कैसे करने वाले हो स्टडी, क्लिनिक में पेशेंट्स कौन, कैसे, किसको लेने वाले हो, उसके डिटेल्स मेंशन रहेगा। रिपोर्ट कैसे बनाने वाले हो, स्टैटिस्टिकली कैसा आप टेस्ट करने वाले हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अप्रूव करा के आप रेगुलेटरी बॉडी को भेजोगे तो IND सबमिट होगा, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. उसके बाद आप क्या करोगे, फेज 1 स्टडी, यानी आपका सेफ्टी में भी 10 पेशेंट, में भी 30 पेशेंट, 40 पेशेंट, जितना आप पेशेंट ले सकते, जितना आप हेल्दी वॉलंटियर ले सकते हो। हेल्दी वॉलंटियर्स यानी ऐसे बंदे जिनको कोई डिजीज नहीं है, पर आप सिर्फ इसके लिए चेक कर रहे हो कि वो मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप जब आप एक पेशेंट को मेडिसिन देते हो तो पेशेंट इज अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब बिकॉज ऑफ डिजीज उसका ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है या इज इन टैक्स कंडीशन, तो उस पर आपका कोई भी केमिकल सब्सटेंस का हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है, बैड गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड इफेक्ट भी हो सकता है, तो यू डो नॉट नो। तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे, आप अपना पहला केमिकल एंटिटी एक हेल्दी वॉलंटियर को देना चाहोगे जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखने के लिए कि उसके बॉडी में उसका कुछ साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड फेज 1 स्टडी। ओके, फिर आपका फेज 1 स्टडी के बेसिस पे आप फिर पेशेंट्स को रिक्रूट करोगे, जो फेज 2 स्टडीज कहलाता है, जिसमें आप 100 से 200, 100 से 1000, इट कैन बी 10,000 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज और डिपेंडिंग ऑन योर मोडालिटीज आप चेक कर सकते हो। तो उसमें सेफ्टी भी देखोगे और आपके ड्रग का एफिकेसी भी देखोगे। ठीक है, फिर थर्ड वाला प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रहता है, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली एफिकेसी देख रहे हैं, यानी जिसमें स्पॉन्सर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है स्पेसिफिक। वो ये देखना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिव है आपका ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स और एलिविएशन ऑफ सिम्टम्स। तो वो फेज 3 ट्रायल्स होता है। ये फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद आप फिर एप्लीकेशन जमा करते हो, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट बनाते हो और एप्लीकेशन जमा करते हो, जिसको बोलते हो न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्योंकि अब फेज 3 कंप्लीट होने के बाद आपका न्यू केमिकल एंटिटी जो है वो ड्रग बन जाएगा। ओके, अप्रूव होने के बाद ड्रग कहलाएगा। उससे पहले इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग कहला रहा था जब आपने फर्स्ट इन ह्यूमन की स्टडी की। एकदम स्टार्टिंग में केमिकल था, न्यू केमिकल एंटिटी। जब आपने उसको फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडी में भेजा तो उसे आप बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा और आप जब सबमिट करोगे डेटा के साथ जहाँ पे एफिकेसी दिख रहा है, तो उसे आप बोलोगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो आप उसे बोलोगे ड्रग, जिसे आप बोलते हो मार्केटिंग ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। इज इट क्लियर नाउ बेटा? Yes, sir. ओके, अच्छा बेटा, तो अभी ये जो मैंने बताया है उसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन कवर होते हैं जो आपके डायग्राम में दिख रहे हैं, एक्सेप्ट लाल वाले 3 एरोस। ओके, ये लाल वाले 3 एरोस स्पेसिफाई करते हैं कुछ और चीज़ें बेटा।
जैसे पहला लाल वाला एरो है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट रिव्यू, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दो फॉर्म में देता हूँ। अभी कोई ऐसा डिजीज़ है जो पैंडमिक है और 100% या फिर 100% मॉर्टल है ना। जैसे पैंडमिक बोलो तो जैसे कोविड-19, ओके, कोविड-19 जो वायरल डिजीज़ है, इट्स अ पैंडमिक, वर्ल्ड ओवर में है, लॉकडाउन है, सब बंद है। तो इसका जो डेवलपमेंट रिव्यू, ये जो प्रोसेस है, तो नॉर्मली अपन ने क्या बोला, 10 से 12 साल लगता है। तो मान लेते हैं 10 साल लगता है एक वैक्सीन को अप्रूव होने में, एवरेज टाइम। तो अब ये 10 साल के लिए आप रुकोगे क्या? तो 10 साल में तो पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई जल्दी जल्दी आपका रिव्यू करते हैं, आप जल्दी जल्दी स्टडीज कर लो। तो इसे आप बोलते हैं एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट रिव्यू। ओके बेटा, AD, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। तो Yes, sir. एक्सेल डेवलपमेंट में ये अभी जैसे कोविड इज वन ऑफ द केसेस, या फिर ऐसा डिजीज जिसका कुछ भी इलाज नहीं है, जो 100% मॉर्टल है। तो आप बोलोगे सर कोविड को कैसे कैटेगरी करोगे? तो बेटा कोविड 100% मॉर्टेलिटी नहीं है। कोविड का मॉर्टेलिटी रेट इज 5 to 10% का रेंज, यानी 100 लोगों को कोविड होता है तो उसमें से 10 लोगों के ही मैक्सिमम डेथ के चांसेस है। तो उसका मॉर्टेलिटी रेट 10% मैक्सिमम, ऑन एवरेजिंग 5 to 10% के रेंज में रहता है। ओके, जबकि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसका मॉर्टेलिटी नियर 100% होता है। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा डिजीज है? तो एग्जाम्पल इज इबोला, EBOLA, इबोला वायरस। आपने नाम सुना है बेटा? प्लीज से यस अगर आपने सुना हो तो। Yes. हाँ बेटा, इसका मॉर्टेलिटी रेट इज 100%, नियर 90 to 100% के रेंज में होता है। तो अगर किसी को इबोला हुआ है, लकीली ये स्प्रेड नहीं होता है, इसीलिए कंटेजियस नहीं है एकदम से, इमीडिएट जो जो जोन के अलावा बाहर नहीं होता है, इसीलिए वो कर्टेल हो जाता है। इसका 100% मॉर्टेलिटी रेट। तो अगर 100% मॉर्टेलिटी रेट है या फिर पैंडमिक है, तो आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन डेवलपमेंट को एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट में कर सकते हो, जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप इतना साल वेट करो और परमिशंस का इंतज़ार करो। आपका जो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट वाला जो रिव्यू होता है वो फटाफट होता है। ओके, मतलब पूरे टीम्स एक्सेलरेटेड मोड में आ जाते हैं। जैसे कोविड के जैसे उन्होंने रिव्यू फास्ट किया, वैसे उसका रिव्यू फास्ट हो जाता है और अप्रूवल भी फास्ट मिलता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट यूज किया जाता है। या तो 100% मॉर्टेलिटी हो, 90% से ऊपर मॉर्टेलिटी रेट हो, या दूसरा वो पैंडमिक हो, थ्रेटनिंग हो, जैसे कोविड में। ओके, अच्छा, दूसरा है बेटा, ये फर्स्ट एरो हो गया रेड वाला। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज से यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है बेटा ट्रीटमेंट IND। ट्रीटमेंट IND मतलब आप, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका सेफ्टी स्टडीज हो चुका है, ठीक है। जैसे थैलिडोमाइड सेफ्टी स्टडीज हो गया है, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। तो आपको मालूम है थैलिडोमाइड बैन भी किया गया था, Yes, sir. अपन ने वो वीडियो देखा था, राइट बेटा? Sir. तो 1962 में थैलिडोमाइड बैन हो गया था। क्यों? क्योंकि बेटा कंजेनाइटल डिफेक्ट्स करता है वो। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब आपके अगर हम लोग इसकी बात करें तो थैलिडोमाइड के कारण हैंड्स और लिम्स का ग्रोथ नहीं होता है, एंजियोजेनेसिस ब्लॉक होता है। तो ये सारे रीजन के कारण इट कैन कॉज कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। ओके, डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम डिफेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन 1962 में जो बैंड ड्रग था, 1992 में एक स्टडी के बाद उसे यूज़ का परमिशन मिला। रिस्ट्रिक्टिव यूज़ है बट यूज़ का परमिशन मिला। 1992 से 2005 के रेंज में पता चला कि मल्टीपल माइलोमा, कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस लास्ट स्टेज, लेप्रेसी, इन सब में पेशेंट को बचाने के लिए इफ़ यू कैन यूज़ एंजियोजेनेसिस ब्लॉकर्स यानी थैलिडोमाइड जैसे ड्रग्स, तो इट इज़ एबल टू ट्रीट इट। तो मल्टीपल माइलोमा इन सब कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर थैलिडोमाइड को रिस्ट्रिक्टिव परमिशन में अप्रूवल मिला इन स्पेसिफिक एंटिटी के यूसेज के लिए।
तो ऐसा जो नया फाइंडिंग मिलता है आपको, इसको आप बोलते हो नॉवल यूटिलिटी ऑफ अ एग्जिस्टेंट ड्रग। ओके, तो उसके लिए आप जो एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसे आप बोलते हो ट्रीटमेंट IND। आपको दिख रहा है वो फेज 2 से स्टार्ट होता है, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये फेज 2 के आसपास है, दैट्स ट्रीटमेंट IND। ओके, तो आपको फेज 1 ट्रायल और बाकी का पहले का करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सेफ्टी के बारे में एस्टेब्लिश पहले से ही है, आपने उसका नॉवल यूटिलिटी फाइंड आउट किया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेटा समथिंग कॉल्ड पैरेलल ट्रैक, थर्ड वाला। पैरेलल ट्रैक के लिए एग्जांपल देता हूं आपको। फाइजर का मॉलिक्यूल है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, आप कॉमन नेम बोलते हो वाइग्रा, यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो पहले ये जो मॉलिक्यूल यूज किया गया था, इसका डेवलपमेंट जो हुआ था, उसका डेवलपमेंट ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं हुआ था। इस मॉलिक्यूल का मेन फंक्शन था, इट वाज एबल टू बी यूज्ड एज अ प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस मतलब ऐसा यूज किया जाता था कि हार्ट पेशेंट्स को, स्ट्रोक को, इन सब पेशेंट्स को जो जिनको ऑलरेडी मालूम है क्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनको प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के यूज में यूज किया जाता था। उसका साइड इफेक्ट ये था कि इन कुछ पेशेंट्स में जिनका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम था, उसमें इरेक्शंस देखे गए, यानी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था लेकिन उनका इरेक्शंस नॉर्मल हो गया, एंड दैट वाज द रीजन दिस वाज बीइंग यूज्ड फॉर द नॉवल यूज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ऐसे स्टडीज अब में अभी नॉवल यूटिलिटी मिला, तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज इसे अपने मेजर पर्पस, जिस पर्पस के लिए डेवलप हो रहा था वो भी यूज कर सके, उसका भी स्टडी कर सके, और ये नॉवल यूटिलिटी वाला पॉइंट भी चेक कर सके। तो अगर ऐसा रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज पैरेलल ट्रैक। ओके, तो दो एक्टिविटी के लिए अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू पैरेलल ट्रैक कैटेगरी में होता है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके बेटा, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चार्ट जो आपके सामने है, जो आपको बताता है व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्रग डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। फाइन गाइस, सो आफ्टर शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस, मैं आपको उसको वीडियो सेक्शन में लेके जाने वाला हूँ, वेयर आई विल बी शोइंग यू these entities in a video format, small videos में, so that it can be explained to you in detail. Up till now बेटा कोई question है तो you can ask me now. No, sir. Okay बेटा, fine. So I've stopped sharing now. I'm gonna reshare with the video section point of view now. Okay, can you see a blank screen बेटा? Yes, sir. Okay, I'm just gonna play a little just to confirm कि आपको sound भी आ रहा है करके. Okay, this is the video on drug development process. Can you hear? Yes, sir. Okay बेटा, so this is what we are gonna be seeing now. आपने अभी जो प्रोसेसेस देखे हैं, जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके डिटेल्स भी हैं वीडियो फॉर्मेट में। फर्स्ट वीडियो ऑफ 2 minutes, दिस इज अबाउट ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इन एन एनिमेटेड वर्जन। तो बेटा पहला स्टेज जो नया कंपाउंड आइडेंटिफाई किया, इसको एज न्यू केमिकल एंटिटी। तो उसका पहला स्टेज इज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.75 to 2 years लगता है।
ये बेटा 3 रिसर्च फेजेस हैं जो जिसके अपन ने बात की थी, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 क्लिनिकल रिसर्च फेजेस। तो आप देख सकते हो बेटा इस फेज में, दैट इज फेज 2 वाले में 4.5 इयर्स लगता है एवरेज। ये फेज 3 है, इफेक्टिवनेस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है बेटा, ये 7.5 to 8 इयर्स का अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है। ओके, डज इट मेक सेंस टू यू बेटा? ये प्रोसेस Yes. आपने जो देखा वो आपको ये बता रहा है कितना टाइम पॉइंट लगता है। अगर 12 इयर्स है तो $2 बिलियन, अगर 18 इयर्स तक टाइम लग गया तो इट बिकम्स $3.5 बिलियन। ओके, अगर 18 इयर्स हो गया और अप्रूवल मिला आपको तो आपके पास मात्र 2 साल बचते हैं फ्रॉम पेटेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सक्लूसिविटी के लिए। तो आप एक एक्सटेंशन और ले सकते हो, तो 5 साल और मिलेगा आपको अगर वो स्पेशल केसेस में अगर एग्री होता है तो। दैट मीन्स एक्सक्लूसिविटी इज फॉर 5 इयर्स मोर, तो 5 + 2 7 इयर्स भी मिलता है आपको मैक्स। उसके बाद वो जेनरिक ड्रग मार्केट में ओपन हो जाता है। ओके, तो ये था बेटा एक जिस्ट पहला। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। थोड़ा डिटेल के साथ। इसमें साउंड नहीं है पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोडालिटीज कैसा है। पहले क्या करते हैं हम लोग, डिजीज डिफाइन करते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका थेरापेटिक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। ये अपन ने लास्ट टाइम देखा भी होगा। ओके बेटा, आपको एक वीडियो में दिखाएगा थेरापेटिक। रिसेंट ट्रेंड में आपको आइडेंटिफाई कैसे होता है, वो जीन की एंजाइम रिसेप्टर या आयन चैनल, जो भी आप टारगेट आइडेंटिफाई करना चाहो आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद मॉडल्स चेक करोगे, एनिमल मॉडल्स पे, उस पर एक्टिविटी चेक होगे, लीड कंपाउंड पे, एंटीबॉडीज पे, आरएनए पे। इज इट क्लियर गाइस हियर? Yes, sir. ओके, तो बेटा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका जो ड्रग है जिसको बोलते हैं पैरासिटामोल, तो मेटाबोलाइट फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल्स ऑफ मेटाबोलाइट्स हैव द सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे फेनेस्टीन से आपने पैरासिटामोल निकाला था, तो दैट्स द वन व्हिच इज बीन शोन। ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आर यू अवेयर ऑफ इट बेटा? QSAR, क्वांटम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। Do you know what exactly is it beta? If you do not know, please say no beta, I can explain then. No, sir. अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाता हूँ, आप लोगों से आंसर्स एक्सपेक्टेड रहेगा थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, जब आप बोलते हो कि कोई सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड कोई एक्टिविटी दिखा रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे
किस चीज के कारण वो एक्टिविटी होता है? क्वेश्चन रिपीट करता हूं। सपोज कोई कंपाउंड एक एक्टिविटी दिखाता है या प्रॉपर्टी दिखाता है, तो मेरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर लेवल पे किस रीजन से वो एक्टिविटी या प्रॉपर्टी दिख रहा है? यस गाइस, Interaction. कौन सा बेटा? Interaction of the molecule. हाँ बेटा, लेकिन इंटरेक्शन किस चीज पे दिख रहा होगा? कोई कोई एक ऐसा चीज होगा ना जिसके बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ ये एक्टिविटी दिखाएगा। अच्छा, मैं आपको 3 मॉलिक्यूल बोलता हूँ बेटा, ओके? आप मुझे बताओ कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ओके? पहला मॉलिक्यूल NaOH, Basic. बेसिक, बेसिक बोला आपने बेटा, बराबर है। कंपाउंड का नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? और आपने उसको एकदम करेक्टली इजीली आइडेंटिफाई कर दिया कि वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बराबर है बेटा? एम आई करेक्ट? Yes, sir. वेरी ट्रू, गुड। दूसरा है HCl, Acidic. एसिडिक शो करेगा। कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर है? Yes. ओके ओके ओके। थर्ड वाला H2O, Neutral है. न्यूट्रल प्रॉपर्टी, वाटर वाला, बराबर है। तो बेटा अभी जब आप देख रहे हो केमिकल स्ट्रक्चर NaOH, HCl एंड H2O, तो इन केमिकल स्ट्रक्चर को देखकर आप प्रॉपर्टीज बता पा रहे हो। 3 प्रॉपर्टीज, एसिडिटी, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल। कैसे बता सकते हो? सपोज ये कंपाउंड आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बताना है कि ये एक्टिविटी दिखा रहा है, तो एसिड एसिड क्यों है, बेस बेस क्यों दिखा रहा है, और वाटर न्यूट्रल क्यों दिखा रहा है? किस चीज के कारण दिखा रहा है ऐसा? The pH range. सॉरी बेटा, Functional group के वजह से pH. हाँ. परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप के कारण। ओके बेटा, जब आपने NaOH बोला, ओके, तो OH नेगेटिव आयंस के कारण, यानी OH नेगेटिव, OH फंक्शनल ग्रुप के कारण आप उसे बेसिक बोल रहे हो, बराबर है? HCl आप उसे एसिडिक बोल रहे हो बिकॉज हाइड्रोनियम आयन H प्लस के कारण आप उसे एसिडिक बोल रहे हो। और वाटर इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि वो H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। 2H2O डिसोसिएट्स इनटू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, ऐसे डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होने के कारण वो बोथ एसिडिक और बेसिक एंटिटीज फंक्शनल ग्रुप्स रखता है, इसके लिए आप उसे न्यूट्रल बता रहे हो। मेकिंग सेंस बेटा? प्लीज से यस Yes, sir. इफ इट इज ओके बेटा। तो यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, केमिकल मोइटी का एक्टिविटी उसके रिलेवेंट फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी तरीके से आपने एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर या मॉडलिंग प्रोग्राम, एल्गोरिदम या ऐसा एक मशीन बनाया जो फंक्शनल ग्रुप और उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज बता सकता हो, ओके, तो उसे हम क्वांटम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्वांटम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप
QSAR बोलेंगे। Is it making sense, beta? Okay, so there is a science which based on structure predicts activity. So this is QSAR. So QSAR is used to measure biological and physiochemical properties. तो बेटा QSAR के functional efficiencies है बेटा। तो हम लोग QSAR यूज करके बिना लेबोरेटरी में बैठ के टेस्ट करने से QSAR सॉफ्टवेयर यूज करके आप मोइटीज, फंक्शनल ग्रुप अलाइनमेंट्स, बॉन्ड लेंथ, कैलकुलेशंस, रिएक्शन किनेटिक्स, व्हाट वुड बी द यील्ड, परसेंटाइल सब निकाल सकते हो मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं QSAR टेक्निक। ये मैंने भी यूज़ किया है बेटा 2005 में, 2003 से 2005 के बीच में मैंने यूज़ किया हुआ है फॉर डेवलपिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए मुझे मालूम था। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है आपने कहाँ यूज़ किया, तो आपको जगह का नाम बताता हूँ। KM कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वर्ली, सी फेस पे है बेटा। वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर उस टाइम पे अवेलेबल था, वन ऑफ द कॉस्टली सॉफ्टवेयर था। प्रोफेसर वेलिंकर के साथ मिलकर मैंने काम किया था, इसलिए मुझे मालूम है ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते थे। इसमें क्या होता है, आप लेबोरेटरी में बैठे बैठे केमिकल्स स्टडी करने के बजाय में, यानी केमिकल्स को ऐड करके उसका यील्ड निकाल के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बजाय में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस पे मॉड्यूलेट करके स्टडी कर सकते हो। और कंप्लीटली मॉड्यूलेट करके स्टडी किए हुए मटेरियल के बेसिस पे आप रिएक्शन प्लान कर सकते हो, चेक करने के लिए कि क्या वाकई जब आप एक्चुअल रिएक्शन करते हो तो ऐसा होता है या नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों ने मेरे रिसर्च में, मेरे PhD थीसिस में हम लोगों ने 12 मॉलिक्यूल्स नए वाले निकाले थे, जिसमें से हम लोगों ने पेटेंट भी किए थे। ओके बेटा, तो ये वो मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा आप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे किसी भी केमिकल सब्सटेंस पे प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हो। डज इट मेक सेंस बेटा? से यस। Yes, sir. ओके बेटा, सो दैट इज QSAR। ओके, क्योंकि हम लोग क्वांटम लेवल पे स्टडी कर रहे हैं इसलिए QSAR है, अदरवाइज आप उसे SAR बोलते हो, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप, यानी किसी स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये एक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हो, जैसे अभी आपने बात किया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ और भी बोलता हूँ। जैसे आप बोलोगे, मैं आपको बोलूँ एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, आप मुझे बताओ कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। CH3COH, CH3COOH एसिड है बेटा, बराबर है। केमिकल नाम आइडेंटिफाई कर सकते हो, व्हाट इज इट? एसिटिक एसिड। परफेक्ट। तो अभी आपने एसिटिक एसिड को जाके लैब में चेक नहीं किया, आपने सिर्फ COOH के प्रेजेंस के कारण, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस के कारण आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इट्स एन एसिड, करेक्ट। तो ये जो अभी आपने किया, दिस कॉल्ड SAR, SAR। ये आप किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ कर सकते हो। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड QSAR। ओके बेटा, ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं आपको वापस स्क्रीन पे ये लेके जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है बेटा एसाइल ग्रुप, OH मॉडिफिकेशन। हम लोग ऐसे एक पूरा मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, ये पैसिलिटैक्सल नामक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी हो रहा है। आप उस मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हो कि वो क्या क्या एक्टिविटी दे सकता है, और उसमें अगर मॉडिफिकेशन किसी एक, सपोज एक फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है, उसके हिसाब से उसमें कुछ और फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा रिएक्शन पॉसिबिलिटी है, किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने पर ये उधर चेंज होगा, ये सब निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, आपके जितने भी सॉल्ट्स आप लेते हो, मतलब जितने भी मेडिसिन आप लेते हो, ये या तो सोडियम सॉल्ट्स रहते हैं या पोटेशियम सॉल्ट्स रहते हैं। ओके, तो पोटेशियम या सोडियम इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम रहेगा तो आपके सोडियम पोटेशियम पंप जो है अपना बॉडी सिस्टम का, उसके हिसाब से फ्लोट आउट हो सकता है। तो आप ये देखते हो कि कौन सा कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसका यील्ड या एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो।
दैट इज व्हाट इज गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ये राइट नाउ जो जो चल रहा है वो है पैसिटैक्सल करके कंपाउंड है, उसके बारे में स्टडिंग दिखाया जा रहा है. ओके, ये QSAR का एग्जाम्पल है. तो हम लोगों ने जो कोर देखा अभी, उस कोर को कंप्यूटर के अंदर ऐसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फार्माकोफोर. ये आपको बताता है 2D स्टेज में और 3D स्टेज में कि फार्माकोर को बाइंडिंग कैसे होगा, उसका रेडियो पोजीशन कैसे चेंज होगा. दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन आउट इन द 2D फार्माकोफोर पॉइंट ऑफ व्यू. जनरलाइज्ड बॉन्डिंग टाइप, टारगेट बाइंडिंग, ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन. उसके बेसिस पे आप नया मॉलिक्यूल निकाल सकते हो या क्लासिक कंपाउंड्स निकाल सकते हो. ये प्री क्लिनिकल पार्ट है. ये प्री क्लिनिकल पार्ट नियरली 3 to 5 years का होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था QSAR का एक्टिविटी वाला ये सॉफ्टवेयर का, तो ये QSAR वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ उनके पास था और उस वक्त अबाउट 2 crore का कुछ उनका खर्चा आया था ओवरऑल इस मशीन एंड प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए इन 2002-2003 में. फिर आप टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी स्टडीज़ करते हो, एनिमल्स यूजुअली यूज़ करते हो, तो ये फेज़ में देख रहे हो, आप चेक कर रहे हो, कार्डियोटॉक्सिसिटी चेक करते हो, कार्सिनोजेनिसिटी चेक कर सकते हो. ये सारा इन विट्रो स्टडीज़ है. पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स. नेक्स्ट स्टेज है बेटा क्लिनिकल ट्रायल्स. ये फेजेस दिख रहा है आपको, ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट लेफ्ट में दिख रहा है. अब फेजेस देख सकते हो बेटा, फेज 1, 2, 3 एंड 4. आपको सब्जेक्ट्स का काउंट दिख रहा है राइट साइड में. इज इट क्लियर? कैन आई मूव ऑन बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये था एक स्क्रीन वर्जन में एनिमेकर टूल के द्वारा बनाया गया हुआ एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को दिखा रहा था. Welcome. अब ये ड्रग डेवलपमेंट का ओवरव्यू है बेटा. ये 12 मिनट का वीडियो है, कंप्लीटली इन एक्सप्लेनेशन. अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट. आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो बेटा. सो आई एम जस्ट रनिंग इट आउट. To lecture 2 of section 1. In this lecture, I'll provide an overview of the drug development process. So let's begin. Shown here is a good timeline overview of the drug development process, which is from the Pharma Industry Profile 2016 report. And just as a note, all sources that I'll be referring to will be linked at the end of the lecture. So starting at the left side, we have basic research, which is primarily completed at research institutes and academic centers. This is where scientists build a fundamental understanding of biological systems. Once the basic knowledge of a disease is found, the drug discovery team, usually composed of medicinal chemists and biochemists, extract or synthesize hundreds, if not thousands, of molecules, which are then screened to be tested in the preclinical setting. It is in the preclinical stage where pharmacologists and toxicologists conduct cellular and animal model experiments to determine the preclinical efficacy and safety profile of a potential drug. That is, does the drug work in the intended disease model, and that we have an understanding of what the potential side effects are. At this point in time, the preclinical studies are written up to be submitted to the FDA as part of an investigational new drug application, commonly referred to as an IND. As a note, both drugs and biologics use the same IND mechanism to conduct clinical trials. After the FDA reviews the IND and gives their thumbs up, we then proceed to the clinical development phase,
which traditionally encompasses 3 phases, phase 1, 2, and 3. Each phase increases in study design complexity and the number of volunteers tested. You can see that by the end of phase 3, there are less drugs in the pipeline than the preclinical stage of development. Depending on the phase 3 data, a drug company may submit a new drug application, referred to as an NDA, to the FDA. For biologics, a drug company will submit a biologics license application, which is similar to the NDA. The FDA then reviews the NDA or BLA, and based on their review, will either approve or reject the marketing application. After the drug or biologic is FDA approved, a drug company will continue to conduct research and monitoring of the approved molecule to gather real-world data, which is commonly referred to as phase 4 or post-marketing or post-approval. बेटा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही कंसेप्ट था. इज एवरीथिंग क्लियर टू यू बेटा? ये मैंने आपको वो एक सिंगल स्लाइड पे पूरा एक्सप्लेन किया था बेटा. टर्म्स, डिटेल्स, राइट बेटा? हेलो, आवाज नहीं आया बेटा. कैन यू रिपीट इट प्लीज? Yes, sir. अच्छा, यस बोला. ओ आई एम सॉरी. मुझे लगा बेटा आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा मफल्ड आया, इसके लिए मैंने आपको वापस पूछा. ओके बेटा. तो अभी इसका डिटेल, अभी ये जिस था, अब इसका डिटेल देखो. Now you can see that the number of potential new medicines are funneled through the different phases of development, from thousands of potential medicines to one FDA-approved medicine. You may ask then, what is the success rate between each phase? Here I show a bar graph from the Bioclinical Development Success Report, which shows us the probability of success on the y-axis during each clinical development phase on the x-axis. In agreement with the prior diagram showing the funneling of potential medicines, we can see that the phase 1 to approval success rate is fairly low. Only about 1 out of 10 drugs that enter the clinical development stage gets approved. You can also see that there is an upward trend with the 3 middle bars representing phase 2 to NDA BLA approval. But the phase 1 to phase 2 bar doesn't follow this upward trend. It seems that a drug that enters phase 1 has roughly 60% success rate of entering phase 2 development. Why do you think this is the case? If you said it is because phase 1 studies are meant to assess the safety of the drug in human volunteers, you are correct. The primary goal of phase 1 clinical studies are to assess the safety and tolerability of a drug candidate in humans, more specifically in healthy human volunteers. This is where a drug company can determine whether the preclinical safety profile is similar in humans. Also recall that the IND review by the FDA is to ensure that the preclinical data shows that the potential benefits outweigh the risks if tested in humans, and that the phase 1 clinical studies recruit a small sample size of human volunteers to determine if the drug safety profile is consistent or better than the preclinical safety profile. Now, why do you think the phase 2 to phase 3 success rate is so low? The reason why the phase 2 to phase 3 success rate is low at around 30% is because phase 2 is a proof of concept phase, in which a drug company is studying whether the drug has an efficacy signal, or in other words, that the drug works as intended. For example, the phase 2 goal might be to determine whether an investigational drug for a solid tumor can reduce the tumor growth by 70% in 24 weeks. Oftentimes, though, the phase 2 results don't show a clear efficacy signal for multiple reasons, such as poor study design and having a heterogeneous patient population. This makes it difficult for a drug company to determine whether to proceed with the more resource-intensive phase 3 clinical trials. If a drug company determines that it is worth pursuing the drug further after reviewing the phase 2 results, there is a higher likelihood of success during phase 3, and ultimately filing the marketing application to the FDA as noted by these 2 bars. The take-home message here is that drug development, especially in the clinical development stage, has an overall low probability of success. Yet each phase of clinical development
increases the odds of succeeding and getting a drug to market. And here is an example of the number of drugs that have been aimed to treat Alzheimer's disease from 1998 to 2014. Since 98, 123 investigational drugs were under development and only 4 were FDA approved, a 3% success rate, which is significantly lower than the previous 9.6% approval success rate in all diseases. Now, the neurological disease space is one of the most challenging diseases to treat, yet the graph highlights the challenge drug developers face and the need to be able to take risk to find treatments for patients. To put into perspective how many drugs are being developed in all diseases, this figure highlights the 8 major therapeutic areas being developed globally. Over 7,000 drugs are being developed to treat various diseases, with cancer being the most studied disease today, along with immunological and neurological diseases. Infectious diseases continues to be an area of interest, but the majority of drugs being developed today are primarily for chronic degenerative diseases. So if we know that over 7,000 drugs are being investigated for different diseases, the question then is, how much is being invested and which diseases are being funded the most? This graph shows the total US venture funding raised amongst the various therapeutic areas. Consistent with the previous diagram I showed, cancer or oncology is the main focus, followed by platforms or diagnostics, neurology, and infectious diseases. Drug development is a resource-intensive endeavor, and this bar graph shows us how average drug development costs have risen over the past 4 decades and the key drivers of the increased R&D spending. In the past, infectious diseases used to plague humans, but now, as humans live longer, there has been a shift in treating chronic and degenerative diseases due to lifestyle causes and aging itself. Because chronic diseases are typically caused by a multitude of factors and often takes a long time for patients' disease to progress or improve, developing drugs for chronic diseases is expensive. For example, statin drugs for lowering high blood cholesterol had thousands of patients enrolled in clinical trials that lasted for many years. Now, as we become a more global society, there's a need to ensure that potential medicines are not only safe and effective for a wider population, but also takes into account individual genetics. This is in contrast to prior drugs that were tested primarily in Caucasian men with little ability to personalize medical treatment. Diversifying the clinical trial demographics and personalizing medical treatment contributes to the added clinical trial complexity and size, which may add to the R&D costs. For example, we know that breast cancer patients respond differently to therapy depending on the genes that they express. Therefore, a drug company may want to design their clinical trials to have different treatment arms depending on a breast cancer patient's gene expression, which adds additional complexity and costs. Again, the drug development process has a high failure rate, and so all drugs that have failed need to be accounted for when assessing the cost and price of a drug that successfully receives FDA approval. I've shown that there is a lot of money being invested in drug development, and the drug development process is costly. Here, I want to briefly discuss a little bit about drug pricing. Since drug companies are a for-profit business, the price of a novel drug needs to adjust for the risk of developing such novel treatments. The United States has an interesting healthcare system when it comes to drug pricing, as we have to consider the drug company, pharmacy benefit managers, insurance companies, pharmacies, hospitals, and finally, the patient. In other countries, such as those in the EU, health technology assessments are completed by the regulatory authorities to determine what the drug price should be. This is much different than the US free market, where much of the middlemen negotiate deals prior to the drug reaching a patient. This adds to the complexity of drug pricing for a drug company when they need to determine how can they get a return on investment, or ROI, within the US healthcare system. Besides generating an ROI, it is very important for a drug company to be patient-centric in their drug development pursuits, as value has to be added to patient lives rather than just the bottom line. This topic can be a course in of itself, and so I will just say that as you develop a drug, it is important to constantly monitor the market and competitive landscape to ensure that you are adding significant value to the lives of patients.
Just like there are many players in the biopharmaceutical marketplace, the entire biopharma R&D ecosystem has also many stakeholders ranging from academic research centers, patent offices, startups, governmental organizations, corporations, patient advocacy groups, and venture capital. To get a drug from the lab bench to the patient's bedside takes a lot of teamwork. Drug development is like endurance team sports, where a race takes hours to complete and cannot be won individually because it requires different knowledge and skills within the team to succeed and cross the finish line. In the case of drug development, it is important for every stakeholder to have the end goal in mind, that is, to have a patient-centered focus when developing a medical product. Again, drug development is supposed to serve the patient first, yet there is controversy at times over the value of drugs in a healthcare system, especially since the biopharma industry is a for-profit and so there can be a conflict of interest. Does our current healthcare system and biopharmaceutical industry just want to extend sick life, or do we want to cure diseases? I believe we do need to continue drug development because many diseases such as Duchenne's muscular dystrophy, ataxia, spinal cord injury have minimal to no treatment options, and we continually battle with evolving infectious diseases. Therefore, I think that it is important that public health efforts and medical innovation work hand in hand to improve our society's health. For more information about drug development, the biopharmaceutical industry, and drug pricing, I highly recommend that you check out these. So guys, this was the information which was about drug discovery and development point of view. And as you can take a screenshot, you can take a screenshot of this one, beta. These are the resources which are either video format, okay, or the article format which is available online, which can be used for drug discovery search process. Okay, beta. So any questions as of now बेटा for me? एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और मुझे बताओ बेटा स्क्रीनशॉट आपका हो गया हो तो यस सर ले लिया है ओके थैंक यू बेटा एनी क्वेश्चंस फॉर मी बेटा नो सर नो सर यहाँ तक ये सब क्लियर है बेटा यहाँ तक ये सब क्लियर है बेटा आपको यस सर ओके बेटा आप ये जो फर्दर रिसोर्स से यूज़ कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए एनीवे मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा तो आपको मैं दूंगा ही बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो इसमें आप देख सकते हो मेरा डिटेल्स ओके ये इजीली अवेलेबल वाले हैं खान एकेडमी का भी इजीली अवेलेबल है आपको उसमें भी मिलेगा ओके ओके ऑलराइट सो दिस वाज अबाउट बेटा ड्रग डेवलपमेंट ओवरव्यू ठीक है आर यू स्टिल रेडी टू सिट फॉर अनदर हाफ एन आवर या नेक्स्ट लेक्चर में आगे आगे करना है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है नो प्रॉब्लम बेटा बिकॉज द रीजन इज आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज हैव बीन सिटिंग फॉर 1.5 आवर तो स्क्रीन टाइम के साथ आई नो दैट्स 1.5 आवर इज रिलेवेंटली इनफ टाइम पॉइंट ओके बेटा नो प्रॉब्लम so in the next lecture we will continue further beta so we have done 1.1 NCE stages of drug development वो अपन ने complete किया है बेटा ठीक है 1.2 1.3 का बेस जस्ट टच किया है उसका डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा वापस रिपीट करता हूँ 1.1 कंप्लीट किया है 1.4 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट कंप्लीट किया है 1.2 1.3 एंड 1.4 का 6 7 8 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके गाइस ओके सर यस थैंक यू बेटा एंड आई विल सेंड अक्रॉस द डिटेल्स टू वन ऑफ द फ्रेंड हु हैड पिंग्ड मी लास्ट टाइम आई हैवंट सेंट अक्रॉस लास्ट टाइम सो आई विल डू इट टुडे बेटा ओके थैंक यू सो मच गाइस सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड वीकेंड and have a nice time. Most probably I will be taking the lecture on Monday morning beta Monday morning in the sense by 11 o'clock or so. So till that time I meet you next. Goodbye and good day to all of you. Thank you so much guys for your kind attention and presence being there. यस